बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस MGT 211 का लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। MGT 211 के ये आज हम लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन, तो इसको हम आज देखेंगे। उससे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें। जी चलते हैं लेक्चर नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि बिजनेस होता क्या है, उसका लफ्जी मतलब क्या है, बिजनेस कहते किसको है, ये टर्म क्यों इस्तेमाल की जा रही है, किसके लिए है। तो लिटरली द वर्ड बिजनेस मीन द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। लफ्जी मतलब बिजनेस का ये है कि आपकी मसरूफ रहने की हालत। जनरली द टर्म बिजनेस इंक्लूड ऑल ह्यूमन एक्टिविटी कंसर्न विद अर्न मनी। तो जनरली तौर पे हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस वो एक्टिविटी इंसानी की है, इंसान की वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड्स द बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी इन विच वेरियस person regularly produce or exchange goods and services for the mutual gain or profit। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हर इंसान की वो एक्टिविटी, वो सरगर्मियाँ जिसके अंदर वो बंदा प्रोड्यूस करता है या गुड्स की एक्सचेंज करता है, तब्दील कर देता है एक दूसरे के साथ। किसी को कोई चीज़ दे दी और किसी से कोई चीज़ भी ले ली, गुड्स को एक्सचेंज कर रहा है। जैसे आपके पास गंदम है तो आपने गंदम दे दी और उससे चने या चावल ले लिए, तो ये गुड्स को एक्सचेंज कर रहा है। एंड सर्विसेज, और सर्विस को एक्सचेंज कर रहा है। सर्विस कहते हैं कि जैसे एक डॉक्टर है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो मरीजों को देखता है। एक टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो वो गुड्स को चेंज नहीं कर रहा, वो सिर्फ सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा है। किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उसको भी हम बिजनेस कहते हैं। तो ये बहुत अहम पॉइंट है जो अगला है। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर परचेज फॉर द पर्सनल यूज आर नॉट इंक्लूड इन बिजनेस। हर वो एक्टिविटी आपकी या गुड्स या सर्विस जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके लिए? अपने इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो बिज़नेस के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस का कंसेप्ट क्या है। तो अब हम उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू LH हैने के मुताबिक बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। LH हैने कहता है कि बिजनेस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इंसानी वो सरगर्मियाँ, वो जिसके लिए आप किसी भी चीज़ों को फरोख्त करके या ख़रीद के आप दौलत कमाते हैं, दौलत को हासिल करते हैं, तो उसको बिजनेस कह सकते हैं। जेम्स स्टेफसन कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी विच इज़ इंगेज इन द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट मे बी कॉल्ड बिजनेस। कि इंसान की वो हर एक्टिविटी, वो सरगर्मियाँ जो कि इंगेज रखती हैं आपको, किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको भी बिजनेस कहा जा सकता है। इन द वर्ड ऑफ द BH व्हीलर के मुताबिक क्या है? एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन इज बिजनेस। कि वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंस्टीट्यूट जो कि ऑपरेट करते हैं गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, किसके लिए? माशरे के अंदर, जो कि आप मुख्तलिफ़ किस्म का फिर वहाँ से प्रॉफिट हासिल करते हैं, गेन हासिल करते हैं, तो उसको भी आप बिज़नेस कह सकते हैं। तो स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर उन्होंने बिज़नेस, फिर बाइंग एंड सेलिंग ये दिया है। फिर उसके बाद आप क्योंकि कोई चीज़ें ख़रीदते हैं, फ़रोख्त करते हैं, फिर उससे आप दौलत हासिल करते हैं। दौलत हासिल करने के बाद फिर आप उससे क्या करते हैं? चीज़ों को ख़रीदते हैं। तो ये सारी चीज़ आपका बिज़नेस कहलाता है। कि बिज़नेस आपका क्या है कि वहाँ से आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर वहाँ से आप दौलत हासिल करते हैं। कोई भी आपने जब प्रॉफिट हासिल किया, फिर उससे दोबारा फिर कोई चीज़ें सेल की या बाई की, फिर इस चीज़ को, इस तमाम एक्टिविटीज़ को आप बिज़नेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात क्या हैं कि बिज़नेस के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए।
फॉलोइंग आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहली है कैपिटल। कैपिटल इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द एवरी बिजनेस। जैसे एक इंसानी ज़िंदगी के लिए उसके ज़िंदगी के अंदर, उसके जिस्म के अंदर खून की ज़रूरत होती है, कि जैसे खून फ्लो करता रहता है तो इंसान की ज़िंदगी चलती है। जैसे ही इंसान के अंदर खून का फ्लो जो है, उसका दौरान जो चलना जो है वो बंद हो जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। इंसान एक ज़िंदा से मैयत की तरफ चला जाता है, या मैयत कहते हैं उसको। तो उसी तरह कैपिटल जो है वो किसी भी बिज़नेस के लिए सबसे अहम पॉइंट है, कि पैसा आपके पास कितना है, सरमाया कितना है, जिससे आप किसी भी बिज़नेस को चला सकते हैं। अगर एक बंदा कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करता है लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है, उसके पास सरमाया ही नहीं है, तो वो कैसे बिज़नेस को स्टार्ट करेगा, या कैसे ही बिज़नेस को अपने रन कर सकेगा। इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बिज़नेस। ये सबसे अहम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी लोन कैन बी टेकन फ्रॉम द वेरियस फाइनेंशियल। हाँ, अगर ये हो है कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपके पास सरमाया कम है, तो मुख्तलिफ अदारे हैं, जैसे बैंक से आपके पास, वो लोन दे देते हैं, आपको कर्जा दे देते हैं मुख्तलिफ अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए, बिज़नेस को रन करने के लिए। तो वहाँ से आप कैपिटल को इकट्ठा कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को चला सकते हैं। क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी। यूटिलिटी इज एन इकोनॉमिक टर्म रेफरिंग टू दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्टेन कम्युनिटी। जो भी अशिया आप खरीदते हैं, चीज़ें आपके पास होती हैं, उसकी खसूसियात में यूटिलिटी क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, विच कैन सेटिस्फाई एंड ह्यूमन नीड, जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करती है। जैसे इंसान की ज़िंदगी के लिए लाजमी जुज़्व है उसने खुराक खानी है, तो ये उसका यूटिलिटी है, उसके बगैर ये गुजारा नहीं कर सकता। तो इसी तरह किसी भी बिज़नेस के अंदर उसको ये देखना है कि जो किसी काम के लिए, जिस मकसद के लिए बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है, जो आप अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहते हैं, जिस टर्म के लिए आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसकी यूटिलिटी क्या इंसानी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है या नहीं है। बिज़नेस क्रिएट यूटिलिटी। बिज़नेस क्या करती है, यूटिलिटी को क्रिएट करती है, विच गिव बेनिफिट, जो कि आपको बेनिफिट पैदा करती है, देती है टू द इंटायर सोसाइटी एज वेल एज द बिजनेसमैन। जैसे ही सोसाइटी को फ़ायदा होगा, इसका मतलब बिजनेसमैन को भी उस चीज़ का फ़ायदा होगा। तीसरे नंबर पे है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस की डीलिंग क्या है। एवरी बिजनेस डील विद सेल, परचेज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सम कंसंट्रेशन। तो हर बिजनेस जो है वो डील करता है, या तो कुछ चीज़ों को बेच रहा है या परचेज कर रहा है, कोई चीज़ें खरीदी जा रही हैं, या कोई बेच रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई पैदा कर रहा है, या किसी चीज़ को, गुड्स को या अशिया को या सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहा है मुख्तलिफ मकासद के लिए, तो हम उसको कहते हैं डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हर बिजनेस के अंदर कोई ना कोई चीज़ खरीदी जाती है या उसको फ़रोख्त किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट, अब उसकी सबसे अहम खूबी है कि लोगों के लिए रोज़गार के मौके मुहैया होते हैं। बिजनेस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और इट्स ओनर एज वेल एज फॉर द अदर पीपल। एक तो जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी कंपनी बना रहा है, अब उसने अकेले तो रन करनी नहीं, उसके लिए उसको मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरत है। उसको कंप्यूटर ऑपरेटर की भी ज़रूरत है, उसको लेबर की भी ज़रूरत है, उसको मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो ये सारों के लिए मौके पैदा हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के। फॉर द एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़, एजेंट्स, ट्रांसपोर्ट, ETC। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो उसके एम्प्लॉयमेंट में आ जाती हैं। पाँचवा है इस्लामिक प्रोसेस। बिजनेस इज़ एन इस्लामिक वे ऑफ अर्निंग लिविंग। बिजनेस क्या है, एक इस्लामी तरीका है जो इस्लाम ने हमें बताया है कि कैसे आपने प्रॉफिट को कमाना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इज़ नोन एज प्रॉफिट। जो बिजनेस से हम इनकम हासिल करते हैं उसको प्रॉफिट कहते हैं, विच इज़ रिस्क हलाल, जिसको रिस्क हलाल कहा जाता है। इस्लाम ने कहा है कि आप मुख्तलिफ काम करके अपना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, लेकिन जायज़ मुनाफा रख के। ये नहीं कि 5 रुपए की चीज़ ली, आप 15 रुपए की बेच रहे हैं, तो ये तो जायज़ मुनाफा नहीं। अगर आपने 5 की कोई चीज़ खरीदी है तो आप 7 रुपए या 6 रुपए का, 1 या 2 रुपए उसका मुनाफा रख के उसको सेल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए रिस्क हलाल है। तो द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ डिड प्रॉस्पेरियस बिजनेस। हज़ूर पाक सल्लम ने भी मुख्तलिफ किस्म की तजारत की है, तो उस तजारत के अंदर वो हमारे पास उसवा हसना है कि हज़ूर पाक सल्लम की जैसे उन्होंने तजारत की, जैसे उन्होंने चीज़ें को ख़रीदा है, मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया है, तो हम वहाँ से
उस चीज़ को इस्लामिक पर्पस के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जिससे अपने बिज़नेस को हम चला सकते हैं। छठा पॉइंट है मोटिव ऑफ द बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। अब बिजनेस का मकसद क्या है, मोटिव क्या है? तो मोटिव यही होता है जो हमने पहले स्टार्ट में भी पढ़ा है कि बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट हासिल करने, अदरवाइज इट इज़ नॉट टू बी टर्म एज बिजनेस। अगर उसमें से प्रॉफिट को हम निकाल दें तो वो बिजनेस होता ही नहीं। जैसे मुख्तलिफ किस्म की एनजीओज चल रही हैं तो वो प्रॉफिट नहीं कमाती, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लोगों की खिदमत कर रही हैं, खिदमत खलक कर रही हैं, हम उसको बिजनेस नहीं कहते। तो बिजनेस करने का मेन मकसद ही आपका पैसा कमाना होता है। ऑर्गेनाइजेशन एवरी बिजनेस नीड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स सक्सेसफुल वर्किंग। तो हर बिजनेस को ज़रूरत होती है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की कि अपने काम को अच्छे अंदाज के अंदर और कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लें। द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द हेल्पफुल द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। जो आपके मकासद होते हैं, जो आपके गोल्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपको हेल्पफुल देती है आपके बिजनेस को चलाने के अंदर और उसको मकासद को हासिल करने के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास है प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स। तो ए बिजनेसमैन डील्स इन प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स। बिजनेसमैन क्या करता है, वो डील करता है, प्रोडक्शन भी करता है या चीज़ों को खरीदता है। दिस गुड्स आर सप्लाइड टू द पीपल, फिर वो लोगों को ये चीज़ें बेचता है, लोगों की तरफ सप्लाई करता है। सो इट इज़ नेसेसरी दैट द मोर गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड सो दैट डिमांड ऑफ द पीपल मे बी फुलफिल्ड। अगर लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो चीज़ों को ज़्यादा पैदा करता है। फिर उसके लिए ज़रूरी है कि अगर फ़र्ज़ करें वो कोई भी चीज़, आप चीनी ले लें कि अगर चीनी की प्रोडक्शन कर रहा है वो डेली के 10 टन चीनी पैदा कर रहा है, लेकिन लोगों की डिमांड 15 है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 15 टन जो है चीनी जो है वो प्रोड्यूस करे ताकि लोगों की जो डिमांड है वो फुलफ़िल हो सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर ट्रांजैक्शन। बिजनेस हैज़ अ नेचर ऑफ द रेगुलर डीलिंग एंड सीरीज ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब इसके अंदर ये है कि बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि वो सीरीज़ के तौर पे होना चाहिए, मुसलसल होना चाहिए, तसलसल होना चाहिए उसके लिए। ये नहीं कि आपने 4 महीने काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर 5 महीने छोड़ दिया, फिर 1-2 माह काम कर लिया, फिर उसके बाद 1 साल छोड़ दिया, फिर उसके बाद आपने कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया, तो ये बिज़नेस नहीं होता। बिज़नेस के लिए ये होता है कि उसके तसलसल नहीं टूटना चाहिए, आप लगातार काम करते रहें। तो जब आप सीरीज़ के अंदर रेगुलरली काम करेंगे, बाकायदगी से काम करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उसको बिज़नेस का सबसे सो इन बिज़नेस ओनली दोज ट्रांजैक्शन इंक्लूड विच हैव रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी। तो उसके लिए मजाजी जो है वो सबसे अहम है। उसके बाद है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क भी होता है आपके लिए, तो उसमें ये चीज़ भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मुख्तलिफ किस्म के मौके आते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं कि प्रॉफिट ही हासिल, कुछ ऐसे बिजनेस, बल्कि अक्सर बिजनेस के अंदर कहते हैं कि नुकसान का भी अंदेश होता है। कभी आप प्रॉफिट कमा लेते हैं और कभी आपको नुकसान। आप बिजनेसमैन हर वक्त रेडी रहता है कि मुझे किसी भी वक्त नुकसान भी हो सकता है, तो ये मौका भी आ जाता है। द रिस्क एलिमेंट इज द बिजनेस कीप अ पर्सन vigilant and he tried to ward off his risk by executing his policy properly। अगर वो अपनी पॉलिसी को, स्ट्रेटजी को, हिकमत अमली को अच्छा बनाएगा तो वो रिस्क जो आप नुकसान की तरफ जा रहे हैं, लॉस की तरफ जा रहे हैं, तो उससे बच सकेंगे और प्रॉफिट की तरफ आप जा सकेंगे। तो बिजनेस के अंदर नुकसान, लॉस का भी अंदेशा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल और ट्रांसफ़र और वैल्यू। Another characteristic of the business of the sale of the transfer of the good for the value। तो चीज़ों की जो वैल्यूज़ है वो भी चेंज होती रहती है। तो चीज़ें सेल भी होती हैं, आपने परचेस भी करनी होती हैं, तो उनकी वैल्यूज़ को भी चेंज होती रहती है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ता है। सोशल वेलफेयर बिजनेस डज नॉट ओनली सेटिस्फाई अ प्रोड्यूसर। बिजनेस जो है वो प्रोड्यूसर पे सेटिस्फाई नहीं होता, बट आल्सो कंज्यूमर व्हेन द प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड फॉर द सेल ऑफ द लो प्राइस इन मार्केट। तो उसके लिए जो कंज्यूमर है, जो इस्तेमाल कर रहा है उस चीज़ को, उसकी भी ख्वाहिश होती है कि वो चीज़ जो है वो मार्केट के अंदर हमें लो प्राइस के अंदर मिले।
तो हमने जो बिजनेसमैन है वो उसने इस चीज़ को भी देखना है कि मेरी प्रोडक्शन पे लागत कितनी आ रही है और कंज्यूमर की एबिलिटी कितनी है किसी चीज़ को हासिल करने की। तो वो उस चीज़ का भी ख्याल रखता है कि वो कंज्यूमर जो है वो उस चीज़ को खरीद भी सके। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की नेचर क्या है। तो उसके मुख्तलिफ पॉइंट हैं। तो पहले देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ थ्रू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। जो लोग चाहते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए तो आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं जहाँ से आप दौलत को हासिल कर सकते हैं। ये पीछे भी पहले हम बात कर चुके हैं। Human activity business is an economic activity and every economic activity is done by the human being. हर तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर जो भी पैसा कमाने के लिए इकोनॉमिकली है तो उसमें यही है कि लोग काम करते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है, इंसानियत है, इंसान है, वो वर्क कर रहा है। अ बिजनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी। तो उसके लिए ये है कि सिर्फ मशीनरी के साथ साथ इंसान ने भी वर्क करना होता है ताकि मुख्तलिफ हिकमत अमली को अपनाया जा सके और मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्शन को पैदा किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल प्रोसेस क्या है। बिजनेस इज रन बाय ओनर एंड एम्प्लॉय विद द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल एंड कस्टमर, थस बिजनेस इज द सोशल प्रोसेस। अब लोगों के साथ भी रुआबदा है। आपने सिर्फ खुद प्रोडक्शन करके खुद तो यूज़ नहीं करनी, आपने लोगों तक बेचनी है। उसके लिए आपने कंज्यूमर जो कस्टमर है उस तक उसके साथ रिलेशनशिप भी आपने हासिल करना है। तो जो ओनर और एम्प्लॉय है किसी भी प्रोडक्शन का, कोई भी चीज़ जो पैदा कर रहा है उसके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी करते हैं। तो इससे ये होता है कि उसका और कस्टमर के साथ सोशल बिहेवियर जो है, इसको कह सकते हैं इंसानी तल्लुकात जो है उसमें इजाफा होता है। एक दूसरे के साथ जान पहचान हो सकती है, दूसरे के साथ मुख्तलिफ किस्म के रवाबत जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें चौथा पॉइंट है सिस्टम। बिजनेस सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट दैट लीड्स ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द वेल एस्टेब्लिश्ड प्लान। तो आप अपने सिस्टम को अरेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ज़रिए। तो उसमें क्या हो सकता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो ऑब्जेक्ट हैं वो आप अच्छे अंदाज के अंदर अपने फुलफिल कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस का स्कोप क्या है और कंपोनेंट क्या है। सबसे पहले तो बिजनेस की तरफ चलते हैं। तो बिजनेस हमने पहले भी डिस्कस किया है। बिजनेस इंक्लूड ऑल ह्यूमन एक्टिव कंसर्न विद अर्निंग मनी। वही चीज़ बात दोबारा कह रहा है कि जो हम पैसे कमाने के लिए, सरमाया कमाने के लिए वो एक्टिविटी हैं जो उनको बिजनेस कहते हैं। इन अदर वर्ड बिजनेस इज एक्टिविटी वेरियस पर्सन रेगुलरली प्रोड्यूस और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस गेन अ प्रॉफिट। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि वो एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उसको बिजनेस कहा जाता है। तो कंपोनेंट क्या है, इसके अज्जा क्या है। तो इसमें दो ही हैं, पहला इंडस्ट्री है, दूसरा कॉमर्स है। अब बिजनेस में ये देखें कि बिजनेस के अंदर पहला ये बिजनेस का पहला पॉइंट आपके पास इंडस्ट्री है और दूसरा कॉमर्स है। इंडस्ट्री तो वो आपकी जगह है जहाँ से आप चीज़ों को पैदा कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं। और कॉमर्स तिजारत को कहते हैं कि वहाँ से प्रोडक्शन से लेके कस्टमर तक वो चीज़ कैसे पहुँचेगी, कौन से वे हैं, कैसे तरीके से, किस तरीके से कस्टमर तक वो चीज़ को पहुँचाया जाएगा। तो इसको कॉमर्स की तरफ ले जाया जा सकता है। इंडस्ट्री को देखते हैं। इंडस्ट्री इज द कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। इंडस्ट्री का तल्लक है प्रोडक्शन के साथ और चीज़ों की प्रिपरेशन के साथ, चीज़ों को तैयार किया कैसे किया जाता है। इट इज़ अ प्लेस, वो जगह है जहाँ रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिनिश एंड सेमी फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल जो आप इब्तदाई पॉइंट पे चीज़ों को ख़रीदते हैं, फिर उसको उसके अंदर तब्दीली पैदा करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं फिनिशिंग, उसकी आखिरी हालत के अंदर, जहाँ पे वो चीज़ एक मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाती है। या सेमी फिनिश, उसको ये भी कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है, आधा। जैसे आप एक कपास किसान पैदा करता है और कपास को फिर बेचा जाता है, फिर उससे धागा बनता है। अब जो धागा बनाने वाली फैक्ट्री है उसने सेमी बना दिया, उसने कपड़ा तो अभी तैयार नहीं किया। तो फिर जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, मिल्स है, वो वहाँ से धागा उसको
हासिल करती है वहाँ से, और फिर उसके बाद उसको कपड़ा बनाया जाता है। तो विच हैव द एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, इट कैन बी यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज एज द बेस ऑफ द मटेरियल। तो इसमें सारी बात में कहने का मकसद यही है कि जो चीज़ें आप पैदा कर रहे हैं वो इंडस्ट्री प्लेस है जिस जगह पे किसी भी चीज़ की हैयत को तब्दील किया जा रहा है, वो फिनिशिंग गुड्स हो या सेमी फिनिशिंग, या मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाए या अभी मुकम्मल तौर पे वो तैयार नहीं होती, उसको मज़ीद आगे किसी भी प्रोसेस की ज़रूरत होती है। अब काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये दो इकसाम हैं। तो हम देखते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर और सेकेंडरी इंडस्ट्री को किन ब्रांचेस के अंदर मज़ीद आगे डिवाइड कर दिया गया है। तो प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव और दूसरी जेनेटिक है, सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, 3 पॉइंट इसके बना दिए गए हैं। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है। जैसे प्राइमरी स्कूल, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्कूल होता है, जैसे छोटी इब्तदाई क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद आप जब प्राइमरी से आगे हाई की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ पे आप बड़ी क्लासेस के अंदर मैट्रिक लेवल पे चले जाते हैं। तो इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राइमरी लेवल पे, छोटे लेवल पे, जो इब्तदाई लेवल पे तैयार होती हैं, फिर उसके बाद वो अगले लेवल पे चली जाती है। प्राइमरी इंडस्ट्री इज इंगेज द प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल विच आर यूज टू सेकेंडरी इंडस्ट्री। फिर इसमें ये होता है कि कोई भी चीज़ें प्रोडक्शन की जाती हैं, इंगेज करती है किस चीज़ के अंदर, रॉ मटेरियल, जो कि सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है वो उसको यूज़ करती है। जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि कपास से धागा बना, फिर धागे से कपड़ा बना। अब जो फैक्ट्री धागा बना रही है उसने रॉ मटेरियल हासिल किया कपास का, कॉटन को हासिल किया। अब कॉटन रॉ मटेरियल है। अब कपड़ा जो बनाने वाली फैक्ट्री है वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल नहीं इस्तेमाल कर रही, मकसद वो कपास कॉटन को नहीं खरीद रही, अब कॉटन को खरीद रही है जो धागा बनाने वाली। उसने रॉ मटेरियल बनाया, रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, उससे एक प्रोडक्शन तैयार कर दी, धागा। अब उस धागे को सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है वो यूज़ करेगी और उससे आपको फिनिशिंग गुड जो कपड़े की सूरत हाल में, क्लॉथ की सूरत हाल में, वो आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी। प्राइमरी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब प्राइमरी को फिर उसने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच एक्सट्रैक्ट, रेज और प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फ्रॉम द बिलो आर अबव ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसमें कहने का मकसद ये है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो तमाम इंडस्ट्रीज हैं जो ज़मीन के ऊपर से या ज़मीन के नीचे से रॉ मटेरियल को हासिल करती हैं, निकालती हैं। जैसे कि फिशरी, आप मछलियाँ पकड़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑयल, ज़मीन से ऑयल निकाला जाता है, गैस निकाला जाता है या कोयला निकाला जाता है, या ज़मीन के ऊपर या ज़मीन से नीचे किसी भी चीज़ को पैदा करते हैं, तो ये आ जाती हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर। Genetic industry are those which are engaged in reproducing and multiplying certain specific of animal and plant। अब इन तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर जो ऐसी इंडस्ट्रीज जो किसी भी एनिमल, जानवरों या पौधों के ज़रिए उन चीज़ों को पैदा करती हैं, बनाती हैं, वहाँ से हासिल की जाती हैं, तो उसको जेनेटिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म, तो मुर्गियों का फार्म है, फिशिंग फार्म, डेयरी फार्म, प्लांट्स, नर्सरीज वगैरह, तो ये सारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है। दिस इंडस्ट्री यूज रॉ मटेरियल एंड मेकिंग यूजफुल गुड्स, ऐसी गुड्स तैयार करती हैं जो कि यूजफुल हों, जिसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। रॉ मटेरियल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रॉ मटेरियल वो कहाँ से लेती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज से लेती हैं, फिर वो यूजफुल गुड्स बनाती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को फिर आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, ऑल काइंड्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट आर इंक्लूड द इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, कैनाल, रोड्स, बिल्डिंग, वो भी ऐसी इंडस्ट्री जो किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन करती हैं, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, कैनाल बन रही है, रोड्स बन रहे हैं या ब्रिज बन रहे हैं या बिल्डिंग बन रही है, तो
तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आ जाती है कि रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सम फिनिश्ड गुड्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मिल्स, शुगर मिल वगैरह। तो ये मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाती हैं। Service industries, these industries are include those industries which are engaged in providing services of the profession such as the lawyer, doctor, teacher वगैरह। तो ये पहले भी मैंने बात की थी कि गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे उस वक्त, कि सर्विसेज में वो ऐसी तमाम खिदमात आ जाती हैं जिसमें किसी अशिया को लेन देन नहीं होता, बल्कि अपने इल्म या अपनी महारतों को दिया जाता है। जैसे लॉयर है, वकील है, डॉक्टर है या टीचर वगैरह है। तो ये सारे सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कॉमर्स क्या है। कॉमर्स इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का दूसरा कंपोनेंट्स है। द टर्म कॉमर्स इंक्लूड ऑल एक्टिविटी, फंक्शन एंड इंस्टीट्यूशन विच आर इन्वॉल्व टू ट्रांसफर गुड प्रोड्यूस इन वेरियस इंडस्ट्री फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन टू अल्टीमेट कंज्यूमर। ये मैंने कॉमर्स के अंदर जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त भी ये बात बताई थी कि कॉमर्स का मतलब ये है कि जहाँ से चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वहाँ से लेके कौन कौन सी एक्टिविटी और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन कौन से तरीके से आप कंज्यूमर तक पहुँचा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कॉमर्स के अंदर आ जाती हैं। तो उसने भी कहा कि इंक्लूड ऑल एक्टिविटी, वो तमाम एक्टिविटी, फंक्शंस एंड इंस्टीट्यूशन, वो तमाम अदारे, चीज़ें जो ट्रांसफ़र करती हैं गुड्स को, प्रोड्यूस जहाँ से हो रही हैं इंडस्ट्रीज से, और कहाँ तक, अल्टीमेट कंज्यूमर, जहाँ पे कंज्यूमर ने उसको इस्तेमाल करना है। इन द अदर वर्ड ऑफ द एवलिन थॉमस क्या कहते हैं कि कॉमर्शियल ऑक्यूपेशन डील विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिशिंग गुड, कि वो तमाम फंक्शंस या ऑक्यूपेशन, वो तमाम पेशे कॉमर्स के अंदर आएंगे, बाइंग करते हैं और सेलिंग ऑफ गुड्स या एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, अशिया की चेंजिंग कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम करते हैं, कहाँ तक, ऑफ द फिनिशिंग गुड, जो चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं, मकसद जो चीज़ अपनी असली हालत के अंदर, मुकम्मल हालत के अंदर बन चुकी है। जैसे आपको मैंने बताया कपड़ा, वो फिनिशिंग गुड है, रॉ मटेरियल था कॉटन। इन सिंपल वर्ड, ट्रेड एंड एड ऑफ टू ट्रेड इज कॉल्ड कॉमर्स। ट्रेड तिजारत को कहते हैं, एड ऑफ ट्रेड के तिजारत के अंदर मुआवनत कौन कौन से ज़राए हैं, किस ज़रिए से ट्रेड की जाएगी, तो वो सारी चीज़ें कॉमर्स के अंदर आ जाएगी। अब स्कोप ऑफ कॉमर्स के अंदर, स्कोप ऑफ कॉमर्स कैन बी एक्सप्लेन ट्रेड एंड एड ऑफ द ट्रेड। अब ट्रेड को पहले डिस्कस करते हैं। ट्रेड इज द होल प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट पर्सन और इंडस्ट्रीज टू देयर अल्टीमेट कंज्यूमर। ट्रेड के अंदर ये कह सकते हैं कि वो तमाम प्रोसीजर है, वो तमाम अमल है जिसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं या चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट पर्सन और इंडस्ट्री, जो मुख्तलिफ लोग उसको पैदा कर रहे हैं या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ उसको बना रही हैं, तो उसको ट्रांसफ़र कहाँ तक करना है, अपने कंज्यूमर तक करना है। कि कंज्यूमर तक वो चीज़ें पहुँचेंगी कैसे, हम ये सिंपल वर्ड्स के अंदर कह सकते हैं। इन अदर वर्ड, द सिस्टम और चैनल विच हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। वो चैनल, वो तरीका, वो सिस्टम जो कि हमें एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स को तब्दील करने के लिए मदद करता है, हेल्पफुल होता है हमारे लिए, उसको हम ट्रेड कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ द ट्रेड, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, ये दो किस्म की होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ट्रेड की कितनी इकसाम है। तो दो हैं, एक होम ट्रेड है और दूसरी फॉरेन ट्रेड है। तो होम ट्रेड के अंदर होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड आ जाता है, फॉरेन में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ जाता है। होम ट्रेड में तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ बन रही है तो पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ है, तो फॉरेन में ये होगा कि वो पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में कैसे भेजी जाएगी या दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान के अंदर कैसे मंगवाई जाएगी, तो वो फॉरेन ट्रेड हो गया। अगर पाकिस्तान के अंदर ही वो खरीदो फरोख्त हो रही है, कोई चीज़ खरीदी जा रही है या सेल हो रही है, तो उसको होम ट्रेड कहा जाता है। तो होम ट्रेड, परचेज और सेल ऑफ द गुड्स इनसाइड द कंट्री इज कॉल्ड द होम ट्रेड। अगर एक मुल्क के अंदर चीज़ों को बेचा जा रहा है या उसको ख़रीदा जा रहा है तो उसको हम होम ट्रेड कहेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज द डोमेस्टिक, लोकल और इंटरनल ट्रेड। तो होम ट्रेड के मज़ीद नाम ये है कि डोमेस्टिक ट्रेड भी इसको कहते हैं, लोकल ट्रेड भी कहते हैं और इंटरनल ट्रेड भी कहा जाता है। होम ट्रेड हैज़ टू टाइप्स। होम ट्रेड की फिर आगे दो इकसाम है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। जैसे कोई
आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर या मुख्तलिफ देहातों के अंदर एक होल सेल की दुकानें होती हैं। वहाँ पे आपको होल सेल की चीज़ें मिलती हैं, मकसद कम कीमत के अंदर ज़्यादा आइटम मिले। फिर एक होती है रिटेल ट्रेड, जो आपको रिटेल प्राइस होती है उस पे चीज़, जिसको परचून कहते हैं। तो छोटी छोटी दुकानें होते हैं जो वहाँ से चीज़ों को भी आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार के अंदर। तो होल सेल में ज़्यादा चीज़ों की होती है और थोड़ी सी प्राइस भी कम होती है। होलसेल ट्रेड इट इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड द लार्ज क्वांटिटीज, ज़्यादा मिकदार के अंदर। शॉपकीपर इन ऑर्डर ऑफ द रीसेल देम टू द कंज्यूमर, तो वहाँ पे कंज्यूमर को दी जाती है। मुख्तलिफ छोटे दुकानदार जो बड़े दुकानदारों से चीज़ें लेते हैं, तो वो होल सेल ट्रेड के ज़मरे में आती है कि छोटे दुकानदार बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज के पास जाते हैं या बड़ी बड़ी दुकानों के पास जाते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें इकट्ठी ले आते हैं अपनी दुकान के अंदर। फिर कंज्यूमर वहाँ पे एक एक चीज़ को हासिल कर सकता है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा मिकदार के अंदर। होलसेलर इज लाइक ऑफ द ब्रिज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक ब्रिज है, दरिया है, उसके ऊपर पुल बना हुआ है, तो वो दो किनारों को आपस में मिला रहा है, दो शहरों को आपस में मिला रहा है, दो साइडों को आपस में मिला रहा है। क्योंकि वैसे तो आप दरिया को पार नहीं कर सकते, तो उसके लिए ब्रिज बनाया जाता है। तो ब्रिज ये है कि होल सेलर जो लोग होते हैं उनका ताल्लुक होता है फैक्ट्री इंडस्ट्री के साथ। वो वहाँ से डायरेक्ट चीज़ें मंगवाते हैं, फिर वो कंज्यूमर या छोटे दुकानदार होते हैं वहाँ तक भेजते हैं, और फिर वो लोगों तक आसानी के साथ पहुँच सकती है। अब रिटेल ट्रेड डिटेलिंग मीन द सेलिंग ऑफ गुड्स इन द स्मॉल क्वांटिटी, अगर थोड़ी मिकदार के अंदर चीज़ों की खरीदो फरोख्त हो रही है तो उसको रिटेलिंग कहते हैं। द अल्टीमेट कंज्यूमर रिटेलर इज़ द मिडल मैन, दरमियान आदमी होता है, मिडल मैन उसको कहते हैं। Who purchase goods from the manufacturer or wholesaler and provide these goods to consumer near their houses, जो वो क्या करता है, मिडल मैन क्या करता है रिटेल ट्रेड में, ये कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट फैक्ट्री से भी मंगवा सकता है या होलसेल ट्रेड से मंगवाता है चीज़ों को, फिर लोगों को प्रोवाइड करता है उन चीज़ों को उनके घरों के नज़दीक। तो फैक्ट्री क्योंकि मुख्तलिफ शहरों के अंदर दूर दराज होती हैं, तो वहाँ से हर कंज्यूमर के ख़रीदो फरोख्त नहीं हो सकती, तो लिहाजा इसमें रिटेल ट्रेड वाले ये लोगों के लिए सहूलत प्रोवाइड करते हैं कि वो चीज़ों को उनके घर के नज़दीक तरीन उनको मिल जाती हैं। दूसरा पॉइंट था फॉरेन ट्रेड, ट्रेड आर एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू आर मोर इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर देयर म्यूचुअल एडवांटेज इज कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड। दो ममालिक जब आज़ादाना ममालिक जब अपने दरमियान किसी भी चीज़ अशिया की एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं या सर्विसेज की, तो उसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड, इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। फॉरेन ट्रेड है द टू टाइप्स। फॉरेन ट्रेड की फिर आगे दो इकसाम हैं, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड। अब इंपोर्ट क्या होती है कि जब कोई चीज़ों को हम खरीदते हैं, व्हेन गुड्स आर सर्विस आर परचेज फ्रॉम अदर कंट्री, जब दूसरे मुल्क से कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, जैसे पाकिस्तान चाइना से कोई चीज़ मंगवाता है, चीनी मंगवा रहा है या कोई पार्ट्स ऑफ मशीनरी के मंगवाई जा रही हैं, तो जब चीन से कोई चीज़ पाकिस्तान के अंदर आएगी तो उसको इंपोर्ट कहेंगे। अगर पाकिस्तान में से कोई चीज़, जैसे गंदम फ़र्ज़ कर लें कि गंदम चीन वाले ख़रीदते हैं, इंडिया ख़रीदता है, अफ़गानिस्तान ख़रीदता है, सऊदी अरब ख़रीदता है, तो किसी भी मुल्क की तरफ जब कोई चीज़ जाएगी तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाएगा। एक्सपोर्ट व्हेन सर्विस आर सोल्ड एनी अदर कंट्री इज़ कॉल्ड द एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इंपोर्ट में दूसरे मुल्कों से चीज़ अपने मुल्क के अंदर मंगवाई जाती है, और एक्सपोर्ट के अंदर अपने मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ चीज़ों को भेजा जाता है। अब ऐड टू ट्रेड दूसरा पॉइंट था कि ट्रेड मीन बीटिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वेयर ऐड टू ट्रेड मीन दोज थिंग्स विच आर हेल्पफुल टू ट्रेड। इसमें यही बात बताया गया था कि ट्रेड के अंदर तिजारत में जो हेल्पफुल होती है, कौन से ऐसी चीज़ें, कौन सी थिंग्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, मददगार होती हैं। जैसे बैंकिंग है, तो बैंकिंग आपके मुख्तलिफ कारोबार के अंदर मुआवनत करता है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, एजेंट है, फाइनेंस है, एडवर्टाइजमेंट है और कम्युनिकेशन है। तो ये पॉइंट हैं आपके एड्स इनटू ट्रेड, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो पहला बैंकिंग है, द डेली बिजनेस रूटीन, कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हेल्प द सेलर एंड बायर रिसीविंग एंड द बायर इज रिसीविंग द मेकिंग ऑफ द पेमेंट। तो पेमेंट के हवाले से अगर पैसा आपने खरीदो फरोख्त करनी है, तो पैसे की जो
पहुंचाना है वहाँ पे या लेन देन करना है, पैसे की मुंतकली करनी है, तो वो बैंक करते हैं, किसी भी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन मिल्स एंड फैक्ट्री, मिल के अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर चीज़ों को बनाया जाता है। रीच द कंज्यूमर, कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ डिफरेंट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन लाइक एयर, रोड, रेल्स, सीज, इट्स वगैरह इस्तेमाल किए। तो मुख्तलिफ किस्म के ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एयर है, हवाई जहाज़ों के ज़रिए की चीज़ों की आमद-ओ-रफ़्त हो जाती है। अब बाई रोड ट्रक है, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे आप चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। रेल्स के ज़रिए, सी से जहाज़ वगैरह, तो ये मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इंश्योरेंस द ट्रांसफ़र ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ लॉस। जब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें रिस्क होता है लॉस का। जैसे कोई गाड़ी ख़राब भी हो सकती है, गाड़ी उल्ट भी सकती है, तो वो चीज़ें ज़ाया भी हो सकती हैं। देयर इज़ अ रिस्क, इस रिस्क को ऑफ लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के ज़रिए फायर, आग लग सकती है, थेफ्ट, चोरी हो सकती है, या और भी कोई सी मौके पैदा हो सकते हैं। द इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हेल्प आउट ऑफ द ट्रेडर, वो ट्रेडर को हेल्प करती है, मदद करती है विद हिज प्रॉब्लम थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मुख्तलिफ किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, फिर वो क्या करते हैं कि वो उनको मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर हाउसिंग, द मैन्युफैक्चरर टुडे प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। मैन्युफैक्चर क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देयर फोर अ नीड ऑफ द वेयर हाउसेज अराइज इन ऑर्डर टू स्टोर द मैन्युफैक्चर। अब फर्ज करें एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, एक मिल है, उसने बहुत सारी चीज़ों को पैदा कर दिया। अब एक ही दफ़ा तो सारी चीज़ें नहीं बिक जानी, अब उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज की ज़रूरत होगी, जिसको गोदाम कहा जाता है। तो वो गोदाम के अंदर अपनी चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। जैसे जैसे फिर आगे उनके कंट्रैक्ट होते हैं, किसी के साथ ट्रेड होती है, तो उतनी चीज़ें फिर वो अपनी आगे सेल करते रहते हैं। तो वेयर हाउस भी एक हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट, एजेंट देयर आर द पर्सन हु एक्ट द एजेंट ऑफ देयर बाइंग एंड सेलिंग, जो बायर और सेलर के दरमियान काम करता है किसी भी मकसद के लिए, उसको एजेंट कहा जाता है। परफॉर्म दीज एक्टिविटी टू फॉर कमीशन, फिर वो क्या करता है, कमीशन हासिल करता है। किसी भी दो मिल्स के दरमियान आपस में कोई भी कंट्रैक्ट करवा, दरमियान में से वो कोई भी कमीशन हासिल कर लेता है, लेकिन उनकी आपस में बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है। तो एजेंट भी एड्स ऑफ ट्रेड के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंस। अ लार्ज अमाउंट इज नीडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू अदर पर्सन, जैसे बैंक है या मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ और अदारे हैं, तो वो क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, काफ़ी अरसे के लिए उनको लोन देते हैं, पैसा देते हैं कि आप इस तरह करें कि आप अपनी फैक्ट्री के अंदर लगाएं और फिर हमें इसको रिटर्न करें। द प्रोड्यूसर अलोन आर अनएबल टू मैन्युफैक्चर गुड्स विदाउट फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प के अलावा एक बंदे के पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप कर सके और चला सके। एडवर्टाइजमेंट, कंज्यूमर में समटाइम नॉट नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स इन द मार्केट, मार्केट के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं हर पर्सन को उस चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता। तो आपने अपने अखबारात, टेलीविज़न, नेट के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स देखे होंगे, तो वो चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि हर लोग तक, हर इंसान तक हमारी प्रोडक्शन, जो हमने प्रोडक्ट तैयार की है, उसकी रिसाई पहुंच जाए, उसको पता चल जाए भी क्या चीज़ पैदा की जा रही है और मार्केट के अंदर वो अवेलेबल मौजूद है। द प्रोड्यूसर मस्ट sell his goods in order to remain in business. Advertisement is a very easy way inform the large number of the customer about the good, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर कस्टमर के अंदर के कन्वे करना, अपना मैसेज करना कि कौन सी चीज़ क्या बनाई जा रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। दिस कैन बी डन थ्रू टीवी, टीवी के ज़रिए होती है, न्यूज़पेपर के ज़रिए और रेडियो वगैरह के ज़रिए हो सकती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आखिरी, कम्युनिकेशन। प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर, बैंक्स, वेयर हाउसेज कीपर, एडवर्टाइजर एंड कंज्यूमर लिव एट द लाइव एट डिफरेंट प्लेस। मुख्तलिफ जगहों पे जो प्रोड्यूसर है, रिटेलर है, ट्रांसपोर्टर, बैंक वगैरह, ये सारे को जिक्र किया गया, वो एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। अब जब इकट्ठे होंगे तो उनके दरमियान गुफ्तगू भी होगी। तो जब वो गुफ्तगू करेंगे, किसी भी अपने टॉपिक पे अपने मसाइल को हल करेंगे, किसी भी जैसे कह रहे हैं कि तिजारत कुछ चीज़ ख़रीदनी है तो उसके लिए बारगेनिंग करेंगे, तो दिस पोस्ट ऑफिस
टेलीफोन एंड अदर सिमिलर मीडिया इज़ वेरी यूजफुल टू प्रमोट द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। फिर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए कोई वे भी होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें वो लाइव नहीं मिल सकते तो फिर क्या होगा, टेलीफोन के ज़रिए या मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए वो क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर कौन से हैं, तो इसमें चार फैक्टर्स हैं। पहला लेबर है, दूसरा कैपिटल है, तीसरा इंटरप्रेन्योरशिप है, तीसरा और चौथा है फिजिकल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम लेबर को देखते हैं। लेबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का सबसे अहम फैक्टर लेबर है। अगर लेबर नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लेबर आर द पीपल हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेबर उन लोगों को कहते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। एंड प्रोवाइड फिजिकली एंड मेंटल एफर्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो फिजिकली तौर पे काम करते हैं या मेंटली लेवल पे काम करते हैं। जैसे लेबर एक इंसान मजदूर है, वो काम कर रहा है, वो फिजिकली हो गया। जो ऊपर मैनेजर है या सुपरवाइज़र है वो मेंटली तौर पे अपने दिमाग से काम करते हैं, दिमाग से अपनी हिकमत अमली पैदा करते हैं, बनाते हैं और उस पे फिर मज़दूरों से काम करवाते हैं। तो लेबर इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा है कैपिटल। कैपिटल इज़ द अमाउंट और प्रॉपर्टी विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर इन द बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल सरमाया जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर सरमाया नहीं होगा तो आप चीज़ों को कैसे ख़रीदेंगे या बेचेंगे। तो सर्विस को ख़रीद नहीं सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो पैदा करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट का होना भी ज़रूरी है। अगर सरमाया होगा तो जिसे पहले भी बात हो चुकी है कि किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, बनाने के लिए और रन करने के लिए आपके पास सरमाया होना ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप के कहते हैं कि किसी भी कारोबार को आपने फ़रोग़ कैसे देना है, आपने आगे उसके अंदर मज़ीद तरक्की कैसे करनी है, आपने उसको बढ़ाना कैसे है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द मैनेजमेंट एबिलिटी। आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी क्या है ऑफ द पीपल टू रन द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, कि आपको अपॉर्चुनिटी की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भी हमने कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करना है और उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल क्या हो गया, उसके लिए मशीनरी क्या इस्तेमाल होगी और हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। एंड क्रिएशन ऑफ द वेल्थ बाई एज्यूमिंग द नेसेसरी रिस्क। तो हमें अपनी वेल्थ को भी बढ़ाना चाहिए कि ताकि हम किसी भी रिस्क का सामना कर सकें। तो फिजिकल रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्डिंग, व्हीकल एंड मशीनरी दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो फिजिकल सोर्स के अंदर लैंड, जहाँ पे ज़मीन, जिस जगह पे आपने कोई भी चीज़ फैक्ट्री को बनाना है, मुख्तलिफ़ किस्म के नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर आ जाती हैं। अब अगला टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम इज़ डिफाइंड एज के सिस्टम ऑफ द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कॉमनली इट हैज़ फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ। अब इकोनॉमिक सिस्टम के दो उसने टाइप्स का है, एक प्लान इकोनॉमी और दूसरा है फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो पहले की तरफ चलते हैं। ये प्लान इकोनॉमी क्या है। इन प्लान इकोनॉमी द गवर्नमेंट डिसाइड दैट हाउ मैनी सोर्सेस आर टू बी जनरेटेड एंड हाउ दीज रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड। तो इसमें ये है कि जब आप प्लान कर लेते हैं तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको कितने सोर्सेज की ज़रूरत है और उन तमाम रिसोर्सेज को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं और उससे काम कैसे ले सकते हैं। इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट डिटरमाइन द की ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन। तो गवर्नमेंट उसको डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट ही आपके पास एक फंक्शन होता है, इकोनॉमिक फंक्शन होता है, की होती है, चाबी होती है, उसके असूल होते हैं। तो आपने उसी के मुताबिक फिर काम करना होता है। हाउ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन विल बी यूटिलाइज एंड हाउ मच विल बी इकोनॉमिकली आउटपुट डिसाइड द गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप उससे फिर कितनी की इकोनॉमी आप हासिल कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्लान इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी, इन फ्री मार्केट इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट डिटरमाइन द एलोकेशन फॉर द रिसोर्सेज विद द टाइटल आर द नॉन गवर्नमेंट एनवीएच। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई कंसर्न नहीं होता, आप अपनी मर्जी से काम करते हैं और अपनी मर्जी से चीज़ों को बेचते हैं और परचेज करते हैं।
जैसे कोई एक बंदा थोड़ा सा काम कर रहा है, कुछ सब्जी का काम कर रहा है, तो वो जब देखेगा कि मार्केट के अंदर उसकी डिमांड नहीं है, जो उसने सब्जी काश्त की है, जैसे आलू को कह ले, तो वो क्या करेगा, वो आलू को रोक लेगा, मकसद ज़्यादा सेल नहीं करेगा, थोड़ा सेल करेगा, बाकी बचा लेगा। जब मार्केट में प्राइस ज़्यादा होगी तो फिर वो बेच देगा। जैसे ही वो प्लान के अंदर ये आ जाता है कि जैसे आप चीनी तैयार कर रहे हैं, आपके पास घी है, तो वो आप स्टोर नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है, इस पे गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले सकती। तो ये चीज़ फ्री मार्केट इकोनॉमी इंक्रीज एट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन दैन द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड लॉ कॉस्ट, कि थोड़ी कॉस्ट पे आप ज़्यादा क्वालिटी की अच्छी फर्म्स अच्छी प्रोडक्शन जो है वो तैयार कर सकें। इन्वायरमेंटल फोर्सेस के अंदर एक्सटर्नल है और दूसरा इंटरनल है। इंटरनल फैक्टर क्या है और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर आर द फैक्टर विच आर फाउंड आउटसाइड ऑफ द, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कोई फैक्टर इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक्सटर्नल फैक्टर, दिस फैक्टर्स आर नॉट कंट्रोलेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे एक फैक्ट्री के जो मुलाजमीन है या कोई भी सोर्स है, वो उसको वो ओनर के अंडर काम करते हैं, वो जैसे कहेगा उसके मुताबिक काम करने पड़े। अगर वो कोई सोर्सेज बाहर से इस्तेमाल करता है तो वो उसके अंडर काम नहीं करेंगे, वो उसके हुक्म के ताबे नहीं होंगे, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर बीइंग द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। External factor includes technology factor, economy of the country, political and legal factors, socio-cultural factor and demographic। ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। डेमोग्राफिक भी हो सकते हैं, आपके जोग्राफियाई भी हो सकते हैं, किसी चीज़ पे इलाके की सूरत हाल, किसी जगह पे गर्मी ज़्यादा है, किसी जगह पे सर्दी ज़्यादा है, कोई पहाड़ी इलाका है, कोई मैदानी इलाका है, कोई रेतला इलाका है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लीगल भी आ जाते हैं, पॉलिटिकल भी सियासत आ जाती है, मसाइल बन जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं, जो किसी चीज़ को जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते, बाहर के हालात ख़राब भी हो सकते हैं। तो इंटरनल फैक्टर आर दोज फैक्टर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर द इंटरनल फैक्टर, किसी भी चीज़ की मजबूती है या उसमें जो कमज़ोरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ये इंटरनल फैक्टर हैं कि उसके जो मजदूर हैं वो सही तरीके से दिल लगी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं या सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो ये इसके इंटरनल आ जाएंगे। स्ट्रेंथ में भी include experienced and trained workers, strong financial resources, strong brand name, good reputation and organization culture, and weakness of the organization may include lack of sufficient capital, weak brand name, poor reputation, and experienced and trained worker। तो वही बात आ गई कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनल फैक्टर के अंदर स्ट्रेंथ में होंगे कि अगर आपके जो वर्कर हैं वो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज के साथ काम करती हैं, स्किल याफ्ता हैं, आपका ट्रेंड याफ्ता हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटी हैं, उनके पास स्किल्स हैं, तो कैपिटल अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्ट्रेंथ वीकनेस में ये आ जाएगी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का के पास कैपिटल कम है, उसका ब्रांड नेम अच्छा नहीं है, उसकी रेपुटेशन नहीं है, वो अपने आप को फ्लॉप कर गए, अनएक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं और अनट्रेंड लोग हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके बाद ये टॉपिक की तरह नहीं, लास्ट टॉपिक मेरे ख्याल में है कि क्वालिटीज़ ऑफ द गुड बिजनेसमैन, कि किसी भी अच्छे बिजनेसमैन की में कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं। क्योंकि मॉडर्न बिजनेस इज़ वेरी कम्प्लेक्स, बहुत पेचीदा हो चुका है ड्यू टू द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, के साइंस की और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के ज़्यादा होने की वजह से चेंज द टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड बिजनेस फील्ड के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं। फॉलोइंग आर द बेसिक पर्सन स्किल्स क्वालिटी ऑफ द गुड बिजनेस आर मस्ट पर्सन। अब ये कौन कौन सी होनी चाहिए? एबिलिटी प्लान, किसी भी प्लान करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करना है, अपने वर्कर से कैसे काम लेना है और अपनी प्रोडक्शन को आगे कंज्यूमर तक किस अंदाज से पहुंचाना है, तो ये एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। एक्टिवेटर कहते हैं द ही हैड द एक्टिवेट हिज वर्क, तो वो अपने वर्क के अंदर अच्छा होना चाहिए, एक्टिवेटर होना चाहिए। ही इफ ही एक्टिवेट्स हिज वर्क देन इट इज द गुड ऑफ द बिजनेस, फिर वो अपने बिजनेस के अंदर अच्छा होगा। जी नेक्स्ट पॉइंट है बोल्ड और कर्जियस, तो वो बेबाक होना चाहिए, नडर होना चाहिए, जुर्रतमंद होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए उसके अंदर।
करेजियस इज अ ग्रेट एसेट ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेसमैन हिम्मत वाला नहीं होगा, जुर्रत वाला नहीं होगा, बेबाक नहीं होगा, नडर नहीं होगा, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसका कोई भी एक फैसला जो गुस्से के अंदर वो ले सकता है, तो वो फ्यूचर के अंदर उसको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमेशा किसी भी बिजनेसमैन को जुर्रतमंद होना ज़रूरी है। कॉपरेशन, गुड बिजनेसमैन शुड हैव टू कॉपरेट विद हिज वर्कर। तो कॉपरेटिव बहुत होना चाहिए, वो अपने वर्कर के साथ हिम्मत बढ़ाने वाला होना चाहिए, कॉपरेट करने वाला हो। ये ना हो कि हर वक्त उसको क्रिटिसाइज करता रहे, उसके साथ कॉपरेट हो, उसके साथ मदद करे, हेल्प करे। तो विद द हेल्प ऑफ द कॉपरेशन इज द वर्कर इज द रन द बिजनेस वेल। तो अगर वो उसके साथ इज़्ज़त अफजाई के साथ, हिम्मत अफजाई के साथ, उसको दाद दे के, उसकी तसल्ली दे के, उसके साथ अच्छे अंदाज के साथ गुफ्तगू करके, तो उसका कॉपरेट करेगा, उसके साथ मसाइल को हल करता जाएगा, तो लोग वर्कर जो है उसके साथ दिल लगी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो और उसके बिजनेस को अच्छा ले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कर्टसी। कर्टसी इज द बिजनेस व्हाट ऑयल इज टू मशीन। जैसे मशीनरी के लिए किसी ऑयल की ज़रूरत होती है, कर्टसी बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वो पोलाइट होना चाहिए, वो अच्छे अखलाक का मालिक होना चाहिए, उसका बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से वो हर किसी का दिल जीत ले। जब वो किसी के साथ पोलाइट तरीके के साथ, मैनर के साथ, अदब के साथ, अच्छे अंदाज के साथ बातचीत करेगा, गुफ्तगू करेगा, वो वर्कर के साथ अपना बिहेव अच्छा रखेगा, तो वो अच्छा एक बिजनेसमैन की बहुत बड़ी क्वालिटी है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। तो उसको फैसला करने की सलाहियत बहुत अच्छी है। गुड बिजनेसमैन शुड बी द गुड एंड क्विक डिसीजन मेकर। फौरन फैसला करे। क्विक डिसीजन ऑफ द बिजनेसमैन इज मोर इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द बिजनेसमैन। किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा एसेट है, सरमाया है, बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपने किसी भी मसले को हल करने के लिए फौरी तौर पे फैसला करे। एंड बिजनेसमैन हैज टू नो दैट हिज क्विक डिसीजन विल गिव हिम बेनिफिट और नॉट। तो ये है कि उसका बेनिफिट क्या है या नहीं है, लेकिन उसके लिए क्विक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन पे अमल करें। अ गुड बिजनेसमैन शुड हैव टू केयर अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ द बिजनेस। अपने बिजनेस के जो असूल हैं उस पर अमल करे, उसको देखे, उस पर खुद भी अमल करे और दूसरों से भी करवाए। इफ़ ही डज नॉट केयर, वो अगर ख्याल नहीं रखेगा अबाउट द डिसिप्लिन, अपने डिसिप्लिन का, देन नो बडी हु कंसर्न हिज बिजनेस, जो उसके बिजनेस के साथ अटैच हैं, ओबे द डिसिप्लिन एंड बिजनेस कैन नॉट गो वेल। तो उसका बिजनेस अच्छा नहीं जाएगा। जो उसके बिजनेस के बनाए हुए असूल हैं उस पर खुद भी अमल करेगा, तो लोग दूसरे वर्कर जो हैं वो उस पर अमल करेंगे। एवलिएटर, बिजनेसमैन हैज़ द चेक हिमसेल्फ व्हाट हु इज़ वर्किंग। एवलिएट करे, अपने आप का तजिया करे कि वो क्या कर रहा है, उसकी वर्किंग क्या है, क्या वो वर्क ठीक कर रहा है या नहीं हो रहा। दिस थिंग कैन मेक द बिजनेस गुड और प्रोग्रेस। तो उसकी गुड बिजनेस की जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है फोरसाइट। उसकी नज़र जो है, फोरसाइट का मतलब ये है कि उसकी नज़र जो है हर तरफ होनी चाहिए, वो हर एंगल से हर चीज़ को देखे। द गुड बिजनेसमैन मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ फोरसाइट। ही मस्ट कीप इन टच विद द बिजनेस वर्ल्ड। वो दुनिया के साथ टच रहे कि दुनिया के अंदर किस चीज़ की मांग है, कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, मार्केट के अंदर ज़्यादा चीज़ सेल हो रही है, तो वो अपनी चीज़ को, एडवर्टाइज को, पैकिंग को बनाने में वो सारी तब्दीली लाए। So he should move about and see what is going for. He has to estimate new wants. लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, and new innovation for the creating fresh demand. तो उस चीज़ के लिए उसके नज़र जो है वो हर चीज़ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटीज़ क्या है? ऑनेस्टी। तो ईमानदारी होनी चाहिए। बिजनेसमैन शुड बी ऑनेस्ट इन डीलिंग विद अदर। दूसरों के साथ डीलिंग जब करे तो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ करे। ऑनेस्टी इज ऑफ द बिजनेसमैन हेल्प हिम इन दिस द बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर ऑनेस्टी क्या है? मददगार होती है। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। बिजनेस मस्ट बी हार्ड वर्किंग। ये तो हर फील्ड के अंदर है कि जो बंदा हार्ड वर्कर नहीं है वो अपने फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। वो स्टूडेंट, अगर आप अच्छे अंदाज के अंदर हार्ड वर्किंग करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप अच्छे नंबर भी हासिल करेंगे और अच्छा नॉलेज भी हासिल करेंगे। इनिशिएशन, द बिजनेस वर्ल्ड इन मूविंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड। बिजनेस जो है दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वर्क हो रहा है। द बिजनेसमैन शुड हैव द एबिलिटी टू इनिशिएट बाय प्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स एंड न्यू मेथड ऑफ द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट अपनी प्रोवाइड कर रहा है या सर्विस पे कर रहा है,
तो वो उसमें इनिशिएटिव ले, अपने आप को चेंजिंग लाए, चीज़ों को प्रोड्यूस करे और एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, न्यू मेथड आने चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे। तो ये नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है नॉलेज। तो गुड बिजनेसमैन शुड हैव नॉलेज इन हिज बिजनेस। तो जो बिजनेस वो कर रहा है उसके बारे में उसके पास नॉलेज भी होना चाहिए। मकसद ही शुड बी सप्लीमेंटेड बाय द नॉलेज ऑफ द ट्रेड। उसके पास ट्रेड का इल्म होना चाहिए, फाइनेंस का इल्म होना चाहिए, पैसा कैसे लाना है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, कि अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, तो उसको कैसे उजागर करना है, इनकम टैक्स क्या है, इट्स मतलब लीडरशिप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप। तो लीडरशिप, लीडर आर नॉट मेड, दे आर पर। जब आप पैदा होते हैं तो लीडर नहीं होते, बट द बिजनेसमैन हैज टू गेट सम क्वालिटीज ऑफ द लीडर। लीडर वाली क्वालिटीज उसके पास, क्योंकि उसने पूरी फैक्ट्री को, पूरी मिल को, पूरी इंडस्ट्री को, पूरी ट्रेड को लीड करना होता है, लोगों को चलाना होता है, तो उसके अंदर लीडर वाली क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ द लीडरशिप बिजनेस कैन कंट्रोल द बिजनेस एंड वर्कर। वो बिजनेस को भी कंट्रोल करेगा और वर्कर को भी कर सकेगा। नेगोशिएटर, बिजनेस इज अ गुड नेगोशिएटर, then the can run his business well, because without good communication and he can impress the consumer। वो कंज्यूमर को बातचीत करने के अंदर माहिर होना चाहिए, गुफ्तगू शनीद करे लोगों के साथ, अपने बिजनेसमैन के साथ, कंज्यूमर के साथ, ताकि वो लोगों तक अपनी क्वालिटीज़, अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटीज़ को बता सके और चीज़ों को फ़रोख्त कर सके। उसकी पर्सनैलिटी, नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी। द बिजनेसमैन शुड हैव टू ग्रेसफुल पर्सनैलिटी। उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ इम्प्रेस कस्टमर। तो कस्टमर क्या होता है, उससे इम्प्रेस होता है। उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बोलने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए। तो इफ़ हिज पर्सनैलिटी इज़ नॉट गुड, अगर वो पर्सनैलिटी गुड नहीं होगी, आर नॉट ग्रेसफुल, अच्छी नहीं होगी, देन हिज बिजनेस कैन नॉट वेल, तो बिजनेस नहीं जाएगा। क्विक डिसीजन, ये पीछे भी बात हो चुकी है कि उसके पास डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैव द रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदार होना चाहिए। गैर जिम्मेदार बंदा जो है वो बिजनेस को अच्छे अंदाज में रन नहीं कर सकता। रिव्यूअर, गुड बिजनेसमैन हैज़ टू रिव्यू हिज मिस्टेक। अगर उसके अंदर कोई गलती होगी है तो वो उसको रिव्यू करे। ये ज़रूरी है अपनी गलती को तस्लीम कर सके। विच इज़ कमिटेड इन द पास्ट, जो पास्ट के अंदर हुई, अगर किसी माजी के अंदर कोई गलती हुई है जिससे उसकी तिजारत जो है, जो उसका बिजनेस है वो रन नहीं हो रहा, नहीं इम्प्रूव हो रहा, तो उस गलती को दोबारा ना दोहराए बल्कि उसके अंदर तब्दीली पैदा करें। एंड ट्राई इज़ टू बेटर, बेस्ट, अच्छा करने की कोशिश करें ताकि वो दोबारा लाइफ के अंदर गलती ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेस। विदाउट इज नॉट बिजनेस गो वेल, दो अ बिजनेस मस्ट पोजेस गुड फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास पैसे को किसी अंदाज के अंदर, किस अंदाज के अंदर आपने लगाना है, किस तरतीब के साथ लगाना है, अगर वो आपके पास क्वालिटीज़ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका बिजनेस जो है वो सही तरीके फ्लो नहीं करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप अपने वर्कर को किस अंदाज के साथ चलाएंगे। टैक्ट होना चाहिए, किसी भी काम करने का तरीक़ाकार होना चाहिए। तो इट हैज़ द हैंडल पर्सन, आपने लोगों को हैंडल भी करना है और हिज कस्टमर, अपने कस्टमर ट्रैक्टफुली, बड़े अच्छे अंदाज के साथ ट्रैक करना है आपने। आपके पास वो महारतें होनी चाहिए जिससे लोगों को आप अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके। इट हेल्प टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर, जिससे आप फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट हासिल करें। टेक्निकल स्किल, द गुड बिजनेसमैन मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द टेक्निकल स्किल। तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, आपके पास मतलब फील्ड के नॉलेज भी होना चाहिए, कमांड भी होनी चाहिए, ताकि आप अपने फील्ड के अंदर माहिर हों, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकें। तो ये था आपका पहला लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको मिस्टेक या किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।